नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे हम लोग को ये जानना चाहिए कि ये एक्ट कब से लागू हुआ है। तो 1 सितंबर 1872 से ये लागू है। इसमें टोटल कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर है, और जो दो मुख्य प्रावधान इसमें पहले शामिल थे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप का, वो किस भाग में दिए थे और किस सन में उनको हटा करके अलग से एक्ट बनाया गया। ये मुख्य बातें हैं जिनको जान लेना चाहिए। और यह भी जानना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले का अधिनियम है और अभी कैसे लागू है। तो इसको आर्टिकल जो हमारा 372 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पावर दिया गया है लागू होने के लिए। तो इन सब बातों को देखते हुए आप जो इसके बेसिक बात हैं उसको अवश्य देख लेंगे। 4-5 पॉइंट है। इसको बनाने में कौन थे? तो स्टीफन साहब थे। इस तरह से जो मुख्य बेसिक बातें हैं, 10 से 15 सारे अधिनियम में होते हैं, उनको देखना और याद रखना आवश्यक होता है। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए फास्ट करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्टिव जैसी नहीं, इसको ज़्यादा समय लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है एन एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? सेक्शन 7 में दिया हुआ है, मस्ट बी एब्सलूट एंड अनक्वालिफाइड। क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड में क्या डिफरेंस होता है और क्यों शब्द यूज किया गया है, ये आप अवश्य ही पढ़े होंगे। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। और ज़्यादातर गलती हम लोगों से ये हो जाती है कि ये बी वाला ऑप्शन, जैसे मस्ट बी एब्सलूट एंड क्वालिफाइड पे हम लोग टिक कर देते हैं, जबकि ये होना चाहिए मस्ट बी एब्सलूट एंड अनक्वालिफाइड। क्वेश्चन नंबर 2, एन एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय अदर हु आर नॉट पार्टी टू इट इज। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कोई रेक्टिफिकेशन कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, तो वो इन ऑप्शनों में से क्या कहलाएगा? इनलीगल एग्रीमेंट नहीं, अनलॉफुल एग्रीमेंट नहीं, नॉट अ कंक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जिसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है, उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड हाउ टू रिवोक। तो ये सेक्शन 6 में दिया हुआ है हाउ टू रिवोक के बारे में, कि रिवोकेशन कैसे किया जाएगा। ये सेक्शन 4, 5, 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेक्शन 7 एक्सेप्टेंस से है कि एब्सोल्यूट होना चाहिए। इनको समझने के लिए थोड़ा लिखने का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, a positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it, of the which is not true though he believe it to be a true is। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसमें वो विश्वास दिला रहा है कि वो सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए हैविंग डिस्कवर्ड a vein of ore on the estate of A, adopt means to conceal and does conceal the existence of the ore from A, though as ignorance B is enabled to buy the estate at an under value। तो ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अंडर वैल्यू, अगर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है और कोई प्रूफ कर दे रहा है पार्टी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट ले डाउन एनी पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए ये प्रैक्टिकल समझ से क्वेश्चन है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई फॉर्मेट नहीं दिया है कि इसी फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाएगा। ये प्राइवेट पार्टियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें कुछ व्यवस्थाएं बताई गई है, जैसे इनलीगल नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए जो कानून द्वारा प्रोहिबिटेड है, इमोरल नहीं होना चाहिए। परंतु ये पार्टी अपने से इसमें सारे टर्म्स कंडीशन सब कुछ डिसाइड करती है, इसीलिए पूरा पूरा प्राइवेट लॉ के जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रोमिस कैन ऑल्सो बी इम्प्लाइड एज प्रोवाइडेड अंडर। तो ये सेक्शन 9 में दिया हुआ है। ऑप्शन के थ्रू जो भी सेक्शन इन्वॉल्व है उनको देखते आप चलेंगे अपने बेयर एक्ट में, अपडेटेड बेयर एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
तो जैसे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होता है, टर्म्स ऑफ कंडीशन होते हैं, वो सब इसी के तहत आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन कब एराइज होगा? जब कॉज ऑफ एक्शन एराइज होगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जैसे ऑफर है, ऑफर से तो होगा नहीं, एक्सेप्टेंस होने के बाद ही कॉज ऑफ एक्शन एराइज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर बोथ द पार्टी टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। जब दोनों ही पार्टी मिस्टेक में है कि एक ऑयल वाला है कि एक कोकोनट ऑयल समझ रहा है और एक मान लीजिए मूंगफली का ऑयल समझ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी दिया हुआ है, द एग्रीमेंट इज वाइड इफ द फैक्ट इज इसेंशियल टू द एग्रीमेंट। जो फैक्ट है वो इसेंशियल है अगर एग्रीमेंट का, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर से वाइड। मतलब पूछा जा रहा है कि ये चारों ऑप्शन में कौन अपने आप पर से ही वाइड है। तो जैसे देखिए पहला ऑप्शन है मिस्टेक एज टू फैक्ट बाय बोथ द पार्टीज, अगर इसेंशियल है तो वो हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन बस दे रहा है मिस्टेक एज टू द फैक्ट ऑफ बोथ द पार्टी। दूसरा ऑप्शन दे रहा है मिस्टेक एज टू फैक्ट बाय वन पार्टी, तो वन पार्टी से नहीं होता है, वाइडेबल हो सकता है लेकिन वाइड नहीं होगा। सी देखिए ऑप्शन में मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया बाय बोथ द पार्टीज। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको अपने बैरक में खोजें कि कहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डील विद इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। तो ये सेक्शन 41 में दिया हुआ है। सेक्शन 40, 41, 42 ये सब भी इम्पोर्टेंट है, खासकर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आजकल इधर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ promises to paint a picture for B, A must perform this promise personally. The above illustration is directly related to। तो ये सेक्शन नंबर 40 का इलेस्ट्रेशन है कि यदि जैसे कोई पर्सनल वर्क है, पेंट करने का, गाने का है, तो वो वही करेगा जो प्रॉमिस किया है। इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव या अदर व्यक्ति नहीं इसको परफॉर्म कर सकता है। तो ये इलेस्ट्रेशन कहाँ दिया है? सेक्शन 40 में दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विच सेक्शन डिक्लेयर दैट एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल ज्वाइंट प्रोमिसेस हैज़ द सेम लीगल कंसिक्वेंस एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। सेक्शन 38 में ये बात दी हुई है। इधर ही टाइम, इसेंस, इस सब के बारे में दिया हुआ है, उसको आप लोग जरूर पढ़ें। ईच एंड एवरी सेक्शन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ए सेव्स बीज प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर। ये देखिए इलेस्ट्रेशन है एक बैरक का। ए सेव्स बीज प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर, तो क्या ए उसके लिए कंपनसेशन पाएगा? तो कंपनसेशन कब दिया जाता है ये एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और इसमें 2-3 पॉइंट है कि एक घर को करता है प्रोटेक्ट, एक किसी वाहन को करता है केस लॉ के माध्यम से, तो उसको आप अवश्य बुक से पढ़ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी है, ए इज नॉट इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम बी इफ द सर्कमस्टेंसेस सो दैट ही इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेजुएटली। ये जो है सेक्शन 70 का इलेस्ट्रेशन बी है, उस पे ये दिया हुआ है, इसको आप सेक्शन 70 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वन पर्सन टू whom the proposal is made signify his assent thereto। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए है द proposal is said to be accepted, यदि वो अपना सिग्निफिकेंस दे देता है, द proposal become a promise। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का दोनों ही विकल्प सही होगा, ए और बी
तो सी ऑप्शन सही होगा, बोथ। जो रेड मार्क है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, प्रॉमिस, ये सब जान ले बेसिक वाला, जो बेसिक सेक्शन दिए हुए हैं उसी में ये सब है। क्वेश्चन नंबर 18, अ टेंडर नोटिस। अ टेंडर नोटिस जो है अमाउंट टू एन ऑफर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। डज नॉट अमाउंट टू ऑफर, नहीं, ये अमाउंट टू ऑफर होगा। अमाउंट टू इन्विटेशन टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेकिंग एन ऑफर, तो इसका सही ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड सी वाला ऑप्शन सही है। तो इन्विटेशन टू ऑफर वाला और टेंडर वाला, ये तीन क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बार पूछा गया है। जैसे एक की कैटलॉग लगा हुआ था, तो वो क्या होगा, ऑफ़र होगा कि इनविटेशन टू ऑफ़र होगा। जैसे हम लोग देखते हैं शॉपिंग मॉल में टैग लगा करके रखा रहता है कपड़ा, तो वो इनविटेशन टू ऑफ़र है, आपको इनवाइट किया जा रहा है ऑफ़र देने के लिए। वो बेचने से मना भी कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपसे करने से मना भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, एग्रीमेंट सब साइलेंटियो मीन्स, साइलेंटियो, सब साइलेंटियो मीन्स, तो इसका होगा ऑफर साइलेंस कपल्ड विद हिज कंटैक्ट मे कंस्टिट्यूट एन एक्सेप्टेंस। ऑप्शन बी सही है 19 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द प्रपोजल prescribed a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such a manner। देखिए, जिसमें जिस रूप में आया है उसी में एक्सेप्ट करना रहता है, उसमें बदलाव करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस बदलने लगता है। उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, एक सिचुएशन देके हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या सही है इसके संदर्भ में। तो देखिए, अ प्रपोजर मे विद इन अ रीजनेबल टाइम after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner, ये भी सही है। ऑप्शन बी, if the proposer after the acceptance is communicated to him does not insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner within reasonable time, it will be taken as he accept the acceptance। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, ए इज इंटाइटल टू सक्सीड टू एन स्टेट, स्टेट का मतलब संपत्ति है, एट द डेथ ऑफ बी, बी डाई, सी हैविंग रिसीव्ड इंटेलिजेंस ऑफ बीज डेथ प्रिवेंट द इंटेलिजेंस रीचिंग ए and thus induce A to sell his interest in the estate, the act of C would amount to fraud। ये फ्रॉड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज काज्ड बाई मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया इज नॉट वाइडेबल, क्योंकि लॉ का एक्सक्यूज़ नहीं है, कि मिस्टेक ऑफ लॉ का एक्सक्यूज़ नहीं होता है। कॉन्टेक्ट करें आप और बाद में कहें कि मुझे पता नहीं था, ऐसा एक्सक्यूज देने से बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डज नॉट डील विद इफेक्ट ऑफ मिस्टेक। तो इन चारों में से कौन नहीं डील करता है, तो 19 नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डिक्लेयर दैट रूल कंटेंडेड इन सेक्शन 25 शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। जो 25 में है ना, कंसिडरेशन के बारे में बताया गया है। तो देखिए, एक्सेप्शन 1 टू सेक्शन 25, एक से अगर गिफ्ट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन में दिया जा रहा है, रजिस्टर्ड है, तो कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी 3 एक्सेप्शन है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज, तो वहाँ वाइड हो जाएगा। एक्सेप्शनल 3 केसेस में बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड होता है। तो सेक्शन 25 आप पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तब क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, यदि कंसिडरेशन कम है तो उसका क्या प्रभाव होगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, डायरेक्ट ऑप्शन ही हम पढ़ दे रहे हैं। can be taken into account in considering whether or not consent was freely given।
अब देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, अगर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो ये जरूर एग्जामिन किया जाएगा कि 10 लाख की कार क्यों 50,000 में ही बेच दिया, इस पे देखा जाएगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सोचिए, जैसे हमारे यहाँ इस समय पॉलिटिकल न्यूज़पेपर में आ रहा है कि 5 करोड़ का बंगला था, कोई पॉलिटिशियन या कोई नेता का फैमिली के लोग उसको 3 लाख 4 लाख में खरीदे हैं, तो क्या कारण रहा होगा ऐसा करने के लिए, वहाँ पे तो जांच का विषय बन जाएगा। लेकिन यदि 10,000 की कोई वस्तु है, कोई पार्टी उसको 8,000 में निगोशिएट करके फाइनलाइज कर रही है, वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं बनता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation, the contract is valid या void होगा। दोनों सिचुएशन उसमें हो सकता है, इधर वैलिड या void। 27, क्वेश्चन नंबर 27। ए, ये जो टाइम बार डेप्ट्स वाला है ना, ये 25(3) में भी है एक्सेप्शन के रूप में कि टाइम बार डेप्ट्स क्या होता है। अब ये लिखने वाला इस पे होता तो मैं लिख के बताता कि कैसे कैसे टाइम बार हो जाता है, और समय भी ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर हम पढ़ रहे हैं। ए, हु इज़ बीज मुख्तार promises to exercise his influence as such with B in favor of C, and C promises to pay 10,000 rupees to A. The agreement is void because it is immoral। अब मुख्तार है और किसी फैक्ट को प्रभावित करेंगे तो ये इमोरलिटी के आधार पर void हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सेक्शन 41 रिक्वायर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ओरिजिनल प्रॉमिस। तो ये सेक्शन 41, 42 इधर वाले सेक्शन को आप जरूर पढ़ें। सेक्शन 41 रिक्वायर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ओरिजिनल प्रॉमिस। क्वेश्चन नंबर 29, ए, बी एंड सी आर अंडर अ ज्वाइंट प्रॉमिस टू पे डी 3,000 रुपीज़। देखिए एक तरफ ए, बी एंड सी हैं, तीनों प्रॉमिस कर रहे हैं डी चौथे को 3,000 देने के लिए। ए एंड बी विंग ओनली श्योरिटीज फॉर सी, सी फेल टू पे। तब देखिए श्योरिटी थे ए बी, सी कॉन्ट्रैक्ट किया है डी से एक्चुअल में, तो उनकी भी लाइबिलिटी वही होगी जो सी की थी। ए, बी एंड आर कंपेल्ड टू पे द होल सम एंड इंटाइटल टू रिकवर इट फ्रॉम सी। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब देखेंगे उधर सेकेंड पार्ट वाले क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें सिंपल यही है, ये दिया हुआ है, ज़्यादा तो कन्फ्यूज आप लोग ना हो। ए और बी जो है ना, ये श्योरिटी दिया है, गारंटी दिया है कि हाँ हम लोग पे करेंगे अगर ये सी फेल कर जाएगा पेमेंट देने में, तो सी डी का 3,000 रुपया देने से फेल हो गया, मना कर दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो ए और बी दोनों देंगे इसका 3,000। बाद में ए और बी मुकदमा करके सी से भले ही रिकवर करेंगे, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है नए लोगों को, लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट इसको समझाने का बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, लेकिन लिखने वाला इस पर दिक्कत हो रहा है। जैसे देखिए मान लीजिए ए हो गया, ए ऑफर दे रहा है बी को दे रहा है, तो ए जब ऑफर देगा तो बी के पास कब आएगा तो इसे कंप्लीट माना जाएगा, ये एक सिचुएशन बनता है। और वी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करेगा ए को कि हाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, और बी जैसे ही इसको पोस्ट कर देगा, बी के आउट ऑफ कंट्रोल से ये हो जाएगा कि हाँ मैंने एक्सेप्ट किया, तो वो मान लिया जाएगा एक्सेप्टेंस। लेकिन सिचुएशन है कि कब ये रिवोक कर सकता है, एक समय तुरंत एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा तुरंत रिवोकेशन भेज रहा है। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड है, थोड़ा इसको टाइप करके ही हमें लिख देना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग केस लेड द फाउंडेशन ऑफ व्हाट सब्सिक्वेंटली कैम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन का केस है, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इसको जो इंग्लिश केसेस है ना, करीब 20 कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, उन सबको याद रखना चाहिए जजेस के नाम के साथ में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज एप्लीकेबल इन इंडिया। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो ये ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेबल इंडिया में है। पहला देखिए, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिस एंड द प्रोमिसी ओनली। तो ये प्रोपोजिशन इंडिया में नहीं है कंसिडरेशन का, कि सिर्फ प्रोमिसी और प्रोमिस के द्वारा ही दिया जाएगा। बी, इफ it be furnished by any other person, the promisee become a stranger to the consideration and therefore can't enforce the promise. A contract can't be enforced by a person who is not a party to it, even though it is made for his benefit. इस पे दोनों पे कंट्रोवर्सी डिस्क्रिप्टिव क्लास में आपके सर बता दिए होंगे कि इंग्लिश जो एवब केस था जिसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट आया 12 वर्ष एटकिंसन, इसमें लड़की इन्फोर्स करवाती है, उससे और इंडियन लॉ के सिचुएशन में बहुत बड़ा डिस्कशन है। इसको आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33, अ पर्सन in whose favor a charge or other interest in some specific property has been created may enforce it though he is not a party to the contract. Which of the following case is illustrate of the above principle? नवाब ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस नवाब हुसैनी बेगम। इंग्लिश केस में स्ट्रेंजर को प्रोहिबिट करता है और इसमें बताया गया इस इंडियन केस में कि में कर सकता है। तो ये नवाब ख्वाजा हुसैन का केस आप देख लेंगे। केदारनाथ भट्टाचार्य गौरी मोहम्मद, ये भी बहुत ही दुर्ग केस इंपॉर्टेंट है, सी वाला ऑप्शन वाला है। क्वेश्चन नंबर 34, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सप्रेस इट्स सेल्फ इन फेवर ऑफ द रूल इन ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन इन। तो ये एमसी छक्को वर्सेस स्टेट ऑफ बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, इसमें इसको रेफरेंस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब कंसिडरेशन कुछ न कुछ होना चाहिए, बिल्कुल एकदम नहीं होना चाहिए। तो ये इंग्लिश केस किस में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस में बी साइटेड एज एन इलस्ट्रेशन ऑन द अबव पॉइंट। तो ये वाइट वर्सेस बुल्ट, थोड़ा इंग्लिश नाम पढ़ने में भी कंफ्यूजन होता है, वाइट वर्सेस बुल्ट होगा कि बुलेट होगा, जो होगा एग्जैक्ट आप याद करें इसको। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट कंटेन एक्सेप्शन। तो सेक्शन 27 में भी एक्सेप्शन है, 28 में भी है, 30 में भी गुडविल वाले में, 29 में नहीं है, सेक्शन 29 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, ए विंग agent for a landed proprietor agrees for money without the knowledge of the principal to obtain for B a lease of land belonging to his principal. The agreement is void as it implies fraud by concealment. तो ये फ्रॉड के एग्जाम्पल से है जिसमें वाइड एग्रीमेंट हो जा रहा है। 37 का ऑप्शन ए सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रोमिसेस बी टू ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन विच ही हैज़ इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी एंड बी प्रोमिस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग टेकन, द एग्रीमेंट इज वाइड। देखिए जो प्रोसिक्यूशन है वो तो स्टेट का है, रॉबरी के लिए वो किया है, वो कर रहा है एग्रीमेंट कि हम केस वापस ले लेंगे, वो कह रहा है पैसा दे देंगे तुम्हारा जो चोरी हुआ होगा। ये अनलॉफुल है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुछ सिचुएशन दिया गया है कि प्रोसिक्यूशन विड्रॉ किया जाएगा सीआरपीसी में, वो उसी के अंतर्गत होगा, आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय लैंड विच इज अंडर डिस्प्यूट मेड विद अ पार्टी टू द डिस्प्यूट एंड टू बिकम ऑपरेटिव इफ ही विन द केस इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक भविष्य लक्षित है कि यदि हम केस जीत जाएंगे तो प्रॉपर्टी तुम्हें ही बेचेंगे, डिस्प्यूट में प्रॉपर्टी है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी अच्छा से देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40, एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट गिव एन इमीडिएट राइट ऑफ
action was recognized as early as in होचकस्टर वर्सेस डीला टोर। देखिए एंटीसिपेटरी ब्रेच क्या है, उसमें उम्मीद हो जाता है कि जो नेक्स्ट पार्टी है यानी अगली पार्टी है, दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में होंगी, तो एक पार्टी को यह हो लग जाता है कि अगली पार्टी का विलिंगनेस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में नहीं है, तो उसी को प्री जो पहले ही हो जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच उसको श्रेणी में रखते हैं। और इस पे एक क्वेश्चन होता है कि क्या पूर्ण ब्रीच हो जाने के बाद ही केस फाइल किया जाएगा या सिर्फ उसकी संभावना बन जाने पे भी केस किया जा सकता है, वही ये केस लॉ जो है ये डील करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41, फर्स्ट वर्सेस किनाइट इज वेल नोन इलस्ट्रेशन ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इन सब केसों का जिस्ट दिया हुआ है ए के जैन के बुक में, जो हाईलाइट करके ब्लैक वाला दिया रहता है उसको आप लोग जानेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, an erroneous opinion as to the value of the thing which form the subject matter of the agreement is option B not to be deemed a mistake as to a matter of fact। erroneous opinion as to the value of thing मतलब कुछ छुपाना या गलत तरीके से किसी वस्तु के वैल्यू के बारे में बताना जो सब्जेक्ट मैटर एग्रीमेंट का है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन 42 से। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं क्या पूछता है। इट इज़ नेसेसरी रिक्वायरमेंट दैट इन ऑर्डर टू बाइंड द पार्टी टू द एग्रीमेंट द टर्म ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी डिफिनिट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड डिफिनिट। मतलब जो एग्रीमेंट है बाइंड द पार्टीज को, उसको डिफिनिट होना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में हम लोग कर रहे हैं, एग्रीमेंट क्या चीज़ है, कैसे प्रोसेस है उसका। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो पहले तो आप जानिए कि 30 में डील क्या किया गया है, तब जानेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्या क्या है। तो बेयर एक्ट आप रखे हैं तो देख सकते हैं, नहीं रखे हैं तो बता दे रहे हैं। इसमें एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वाइड, तो वेजर एग्रीमेंट जो इंडिया में वाइड है, लेकिन इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइड, तो हॉर्स रेस है ये नहीं है, उसमें हॉर्स रेस को वेजर नहीं माना जाता है, क्रॉस वर्ड कंपटीशन में भी नहीं माना जाता है, और लॉटरी को भी इससे बाहर रखा गया है। तो नॉन ऑफ द एबव होगा इसमें, बाजी का सौदा। क्वेश्चन नंबर 45, अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ एन uncertain future event under section 32 become enforceable only on the happening of the that event। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि किसी का कुछ हो जाएगा इसके बाद उसको इन्फोर्सिएबल किया जाएगा, तो उस पर वो कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा इन्फोर्सिएबल जब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो इवेंट है वो हो जाएगा, हैपनिंग हो जाएगा इवेंट। तो इसका ये बेयर एक्ट का मार्जिनल लाइन ही है जो रेड से है। क्वेश्चन नंबर 46, एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड, सीधा सीधा होता है मोहरी बीवी धर्मोदास, इसको तो जानना ही चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। लेकिन मोहरी बीवी और धर्मोदास घोष में कौन से जज थे वो भी कई बार पूछा गया है। ये भी एक पूछा जा रहा है मोहरी बीवी में कौन प्लेंटिफ था और कौन डिफेंडेंट था। तो इसको प्लेंटिफ कोई स्टार्टिंग में इधर और प्रीवी काउंसिल अपील में जो सेकेंड पार्टी थी वो, तो इसको आप मोहरी बीवी को ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, अ प्रोमिस कैन एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, तो फ्रॉम द प्रोमिसर हिमसेल्फ, फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म, फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, ऑल ऑफ द एबव होगा। इंग्लिश कंसेप्ट पढ़ करके इंडियन कंसेप्ट में भूलना नहीं है, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करना है कि इंग्लिश लॉ में क्या होता है, थर्ड पार्टी नहीं एक्सेप्ट करती है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में, और इंडिया में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 48, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ज्वाइंट प्रोमिसर द प्रोमिसी कैन सू एनी वन ऑफ देम फॉर द इंटायर प्रोमिस। जब कई पार्टी हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में,
तो ब्रीच हो रहा है या कुछ भी वैसा प्रॉब्लम एराइज हो रहा है तो कोई ये कर ही सकता है रिप्रेजेंटेटिव सूट की हैसियत से। ऑर्डर 18 सीपीसी में रिप्रेजेंटेटिव सूट दिया है। सेक्शन 49, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 49, a person enjoying the benefit of lawful non-gratuitous act of another is liable to compensate that person। 49 नंबर का सही ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 50, in case of breach of contract damage may be claimed by one party from the other, such damage must be liquidated, must not be liquidated, must be unliquidated। इसमें डैमेज पहले से पार्टी फिक्स किए रहती है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा तो उसका डबल अमाउंट देना होगा या इतना परसेंट के हिसाब से ब्याज देना होगा। तो इसमें लगभग में पार्टी सब कुछ टर्म्स और कंडीशन तय कर देती है, इसीलिए इसको प्राइवेट लॉ भी कहते हैं। इस वीडियो में इतना तक ही। कोई अपना फीडबैक कुछ अभी बताता हमको नहीं है कि क्या हमें परिवर्तित करना चाहिए, तो मैं जैसे होता है वैसे बनाता हूँ। यदि कोई फीडबैक मुझे मिले कि क्या करना चाहिए तो मैं ज़रूर सुधार करता। पहली बार अगर देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह को बढ़ाएं ताकि मैं मोटिवेट होकर और ऐसा वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।